नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्पिरेंट लाइव और मैं हूं आपके साथ सुरक्षा बकु। इस वक्त हम एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं जिनका नाम है हरेंद्र पांडे जी। हरेंद्र पांडे जी के बारे में अगर हम बात करें, 11 साल का उनका संघर्ष रहा। 2011 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री हासिल करी। उसके बाद 11 साल के संघर्ष में उन्होंने अपनी यूपीएससी की तैयारी करी। अब जानते हैं उनसे कि आखिर क्या संघर्षों से उन्हें जूझना पड़ा। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे एस्पिरेंट लाइव में। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि आपकी लाइफ, आप कहाँ से हैं? आपने कैसे अपने करियर की शुरुआत करी? हमारे लिए जो बना है वो हमें मिलेगा। हमारे लिए जो बना है वो हमें मिलेगा। शर्त ये है कि उसके दिशा में प्रयास और मेहनत करना पड़ेगा। सुरक्षा सबसे पहले आपको और आपके चैनल से जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम हरेंद्र पांडे है। मैं बिहार के गोपालगंज के एक छोटे से गांव का निवासी हूँ। 2011 में ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करने के बाद पूरे जोश और जुनून के साथ दिल्ली आया 2011 में ही यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। कि जब आप 2011 में जब आपकी ग्रेजुएशन खत्म हुई, उसके बाद आप यूपीएससी क्लियर करने आए, तो आपको कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि आप बिहार से एक ऐसे छोटे से गांव से आए हैं जहां, और आपके लिए ये मुखर्जी नगर तक का सफर कैसा रहा? बिल्कुल, मैं इसी पे आपको बता रहा हूँ कि 2011 में मैं आया ग्रेजुएशन करके पूरे जोश और जुनून के साथ यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, और फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और सिलेक्शन आपने कितनी बार अटेम्प्ट्स दिए यूपीएससी के? मैं 5 बार यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया। 2014 से मैं अटेम्प्ट देना स्टार्ट किया। 14 मेरा पीटी क्लियर नहीं हुआ। 15, 16, 17 और 18 ये मेरा मेंस हुआ। 17 में मैंने मेंस क्वालीफाई किया तो 18 में इंटरव्यू दिया, और 18 में मेंस क्वालीफाई किया तो 19 में इंटरव्यू दिया, और उसके बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब मैं कोचिंगों में पढ़ा रहा हूँ। अब आपकी ऐसी अटपटी कहानी हुई होगी आपकी यूपीएससी के दौरान ही, कुछ उस कहानी के बारे में आप हमें बताइए। नहीं, वो तो अटपटी कहानी नहीं कह सकते, वो तो पूरा चर्चित कहानी है, और जिसके बदौलत आज आप मिल रहे हैं मुझसे, कई सारे लोग भी मिले हैं। आप सोशल मीडिया और बहुत से न्यूज़ चैनल्स पर भी वायरल हो रहे थे। आपकी बातचीत करना, आपसे लोगों को बात करने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो उसमें गर्लफ्रेंड का ज़िक्र बहुत हुआ। तो आप उस गर्लफ्रेंड की कहानी हमें बताइए कि आखिरकार यूपीएससी और गर्लफ्रेंड से क्या संबंध है दोनों का? देखिए, यूपीएससी का अपना संबंध है और गर्लफ्रेंड का अपना संबंध है। गर्लफ्रेंड का किसी एक पार्टिकुलर क्षेत्र से नहीं कह सकते हैं कि यूपीएससी है तो ही गर्लफ्रेंड है, और गर्लफ्रेंड है तो ही यूपीएससी है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा सकता है। आप भी मेरी छोटी बहन जैसी हो, और इसके पहले जो भी मेरे इंटरव्यू लिए वो लोग भी मेरे छोटे भाई जैसे ही थे, और सभी को मैं, जो मुझसे बड़े थे वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। आप भी युवा हो, मैं भी युवा था, और युवाओं में एक दिल होता है जो धड़कता है। सही बात है ना? बिल्कुल। युवाओं में दिल होता है, धड़कता है। तो मेरा भी दिल था, मेरा भी दिल धड़का, और जब इंसान एक-दूसरे के करीब जाता है, तो उसके एक अच्छा दोस्त होता है, एक अच्छा सहयोगी होता है, और एक-दूसरे को चाहने लगता है, प्रेमी और प्रेमिका होता है। तो मेरी भी कुछ कहानी ऐसी थी कि 2014 के लास्ट में हम लोग मिले थे। हम लोगों की अच्छी दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद एक प्यार हुआ। प्यार के बाद हम लोग दोनों साथ-साथ तैयारी भी किए, साथ-साथ जूस भी पिए, और उनका सिलेक्शन हुआ, और सिलेक्शन के बाद उनसे हमारी बात नहीं हुई। पर उसके पीछे मुख्य कारण क्या हो सकता है कि जब आपके साथ रहती थी, आपकी सहयोगी थी, उसके बाद उनका क्लियर हो गया और आपका क्लियर नहीं हुआ, तो इसके पीछे क्या मुख्य कारण हो सकते हैं? देखिए, कारण तो मुझे आज भी पता नहीं चलता है, मैं खोजता हूँ कि कारण क्या है, लेकिन कहीं न कहीं मेरी लापरवाही है। मैं इस बात को स्वीकारता हूँ। यूपीएससी पर्सनैलिटी का सिचुएशनल रिएक्शन टेस्ट है। सफलता के लिए एक नहीं कई कारण होता है, उसी तरह असफलता के लिए भी एक नहीं कई कारण होता है। यूपीएससी में एक गलती, चाहे लाइफ के किसी भी मोड़ पे अगर आप कोई भी काम कर रही हैं, एक गलती करेंगी, आप बाहर हो जाएँगी, एक सही काम करेंगी, आप अंदर हो जाएँगी। देखिए, ये यूपीएससी में बहुत से हमारे यहाँ पे दर्शक हैं। आप यूपीएससी के बारे में बताइए कि आखिरकार यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो हम कौन-सी एज से देना स्टार्ट कर सकते हैं? उसमें कितने अटेम्प्ट्स होते हैं? आप पूरी यूपीएससी के बारे में बताइए ताकि हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं और देख पा रहे हैं, तो हमें उन्हें पता चले कि आखिरकार यूपीएससी क्या है? कई लोगों को नहीं पता होता है। देखिए, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हाँ जी। एक ऑटोनॉमी बॉर्डर है, बॉडी है, सॉरी, एक स्वतः संवैधानिक संस्था है।
जो भारत के मेधावी के लिए एग्जाम हम्म, आयोजित कराती है, उसमें जो ज्यादातर लोग यूपीएससी की बात करते हैं, तो जो मुख्य है वो यूपीएससी सिविल सेवा है, जो 26 सेक्टरों में सर्विस देती है और 28 स्टेट में उसके तहत क्लास 1 क्लास बी के ऑफिसर बन के जाते हैं। क्लास नंबर 1 में आते हैं आईएएस, नंबर 2 में आईपीएस, नंबर आईआरएस, और इसी तरह करते करते आईआरटीएस होते हैं और 26 आ जाते हैं। यूपीएससी के जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नहीं जानते उनको यह है कि यूपीएससी सिविल सेवा होता है 3 चरणों का एक वर्षीय एग्जाम होता है। पीटी मेंस इंटरव्यू, पीटी ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, 2 पेपर, सीसेट और जीएस पेपर। जीएस में 100 क्वेश्चन 200 नंबरों का, टाइमिंग 2 घंटे का, निगेटिव मार्किंग होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। सीसेट 80 क्वेश्चन 200 नंबरों का 2 घंटा, और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यहाँ भी निगेटिव मार्किंग होगा। सीसेट क्वालिफाई करना है, सीसेट क्वालिफाई करेंगे तो जीएस का कॉपी आपका चेक होगा, जीएस के कॉपी के आधार पे आपको मेरिट बनेगा, और तब आपको पीटी जो एग्जाम है ये पूरा का पूरा क्वालिफाइंग नेचर का है। जो पीटी एग्जाम है वो पूरा का पूरा क्वालिफाइंग है। अगर आप पीटी क्वालिफाई करेंगे तो मेंस लिखेंगे। मेंस लिखित परीक्षा है, 9 पेपर होता है, 2 कंपल्सरी पेपर, हिंदी और इंग्लिश। एक तो इंग्लिश अनिवार्य होता है, और 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएं दी गई है उसमें से एक भाषा आपको लेना होता है, जो 300 नंबर का होता है। दोनों क्वालिफाइंग पेपर होता है। 4 जीएस का पेपर होता है, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4। एक एसे का पेपर होता है, और 22 सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट को आपको ऑप्शनल पेपर बनाना पड़ता है, जो 2 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2। ये जो 7 पेपर है वो 250-250 नंबरों का होता है। लिखित 1750 नंबर का एग्जाम होता है। पर पेपर के लिए 3-3 घंटे का समय दिया जाता है। पेपर 1 में 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर 2 में भी 20 क्वेश्चन, और पेपर 3 में भी 20 क्वेश्चन, पेपर 4 में 14 क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इथिक्स का पेपर होता है, उसमें भी एक थ्योरिकल और एक केस स्टडी होता है। 1 से लेके 8 तक आप आएंगी तो थ्योरिकल हो जाएगा, और 8 से लेके 14 तक जाएंगी तो वो आपका केस स्टडी हो जाएगा। जी, एक मिनट, ये जब बता रही हूँ। इसके बाद जब आप मेंस क्वालिफाई करेंगी तो इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू 350 नंबरों का होगा। इंटरव्यू आपके व्यक्तित्व और विचार के प्रस्तुतिकरण की एक इस प्रकार से कहें कि इंटरव्यू जो है प्राकृतिक निर्देशित एक वातावरण है, जो किसी भी प्रतियोगी छात्र से उसके दिमाग के बारे में जानने के लिए कि हाँ उनका जो प्रस्तुतिकरण है वो कैसा है। तो ये यूपीएससी का, इसमें 21 साल एज होनी चाहिए। मैं आपको जो 21 साल एज होनी चाहिए, ग्रेजुएशन क्वालिफाई होना चाहिए एनी सेक्टर से, मिनिमम 21। जनरल कास्ट है तो आप 32 साल, 21 से लेके 32। ओबीसी हैं तो 21 से लेके 35। एसटी एससी हैं तो 21 से लेके 37 साल आपको एज होगा। जनरल 6 बार, ओबीसी 9 बार, और एसटी एससी जब तक उनका एज है तब तक आके एग्जाम दे सकते हैं। ये यूपीएससी सिविल सर्विस का एक परिचय है जो आपने पूछा। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने बात करी इंटरव्यू की। अब इंटरव्यू के अंदर बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं, उसके पीछे मुख्य कारण क्या हो सकते हैं कि इंटरव्यू एक ऐसा, मतलब उन्हें लगता है कि इंटरव्यू देना एक बहुत बड़ा काम है, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? देखिए, घबराहट तो यूपीएससी को लेके ही होता है। अगर मैं आपसे बात करूं, आपने पहली बार जब इंटरव्यू किसी का लिया होगा तो आप घबराई होंगे कि नहीं घबराई होंगी? जी, बिल्कुल घबराई होंगी ना। जब मैं भी तैयारी शुरू करने आया था ना, तो मुझे उस समय कोई ऐसा लगता था जो सामने वाला मेन पीटी क्वालिफाई किया, अच्छा भैया पीटी क्वालिफाई किए, तो उनके सामने जाने में मुझे डर लगता था। तो घबराहट तो हर किसी में, हर फील्ड में है, और घबराहट का सबसे बड़ा कारण है जानकारी का ना होना। आप में जानकारी अगर किसी चीज को है तो घबराहट आप में नहीं होगा। अगर जानकारी नहीं है तो आप में घबराहट है, क्योंकि वो रास्ता, वो जगह आपके लिए अनजान है। यूपीएससी के इंटरव्यू में कहीं भी किसी भी व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी रिजल्ट भी आया है हाल ही फिलहाल मेंस का, तो जो भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, जो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए तो नई बात नहीं है, लेकिन जो पहली बार इंटरव्यू देने जाएंगे तो उनसे मैं यही कहूंगा कि मित्र घबराइए मत, घबराने से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा भी था कि इंटरव्यू प्राकृतिक निर्देशित और एक उद्देश्यपूर्ण बातचीत है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है
आपके दिमाग को जांचना है कि आप एज पर प्रशासनिक क्वालिटी क्या सोचते हैं। प्रशासन शासन और समाज के बीच का कड़ी होता है। जितने भी योजनाएं होती है उसे बेहतर क्रियान्वित कौन करता है? प्रशासक करता है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है ना? तो देखिए, वो चीज़ें अब मैं इसके बारे आपसे पूछना चाहूँगी कि मुखर्जी नगर में जब आप आए, तो कौन-सी परेशानियाँ, कौन-से संघर्ष आपने किए? क्योंकि मुखर्जी नगर बहुत यूपीएससी के लिए एक सबसे बढ़िया जगह मानी जाती है, जहाँ यूपीएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं, वो आते हैं यहाँ पर बस पढ़ाई के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए। तो आप बताइए कि मुखर्जी नगर में आकर आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? वहाँ बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें से सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन-सा है, जो अच्छी पढ़ाई और अच्छी तरीके से आपको यूपीएससी में मदद कर सकता है? देखिए, सबसे पहली बात कि मुखर्जी नगर में कुछ अच्छाई भी है, तो कुछ बुराई भी है। मतलब इन द सेंस कि बुराई वो नहीं है, हुँ, कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव है, ये हम कह सकते हैं। जहाँ तक मेरी बात है परेशानी का, तो जो मेरा बैकग्राउंड है, जो मेरा पृष्ठभूमि है, आज भी आप मेरे गाँव चले जाइए, बिहार के गोपालगंज से जहाँ मेरा घर है, हाँ जी, वहाँ एक कांस्टेबल बनना बहुत बड़ी बात है। अगर कोई कांस्टेबल बन गया, तो समझ लिए कि उस घर में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा और बहुत बड़ी इज़्ज़त अर्जित कर लिया और समाज में एक अलग स्थान अर्जित कर लिया। जो मेरा बैकग्राउंड, जो मेरा पृष्ठभूमि है। जी, हम लोगों की पृष्ठभूमि में प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है। मैं यहाँ तक हूँ अपने मतलब ये नहीं कहता हूँ, मेरे पीछे सहयोग सबका रहा, लेकिन यूपीएससी के जहाँ तक गया वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा था। तो सबसे पहले जो हमें परेशानी हुआ, हमारे घर से ही हुआ कि हमें मार्गदर्शक नहीं मिला। जो हमें मार्गदर्शन मिलना चाहिए, वो मार्गदर्शन नहीं मिला। दूसरी कि हमारी जो आर्थिक स्थिति थी, वो इतनी सुदृढ़ नहीं थी कि हम मुखर्जी नगर जैसी जगह में वो हम कैसे-कैसे हिम्मत के दम पे आ गए कि यहाँ सर्वाइव करना है। तो पहला मार्गदर्शन, दूसरा मुखर्जी नगर की महँगाई जो था, तो हमें यहाँ आने के बाद रूम खोजने में, जो मुझे रहना है, मैं मुखर्जी नगर आया जुलाई में, लेकिन शिफ्ट हुआ दिसंबर में। अब समझ लीजिए कि 6 महीने का गैपिंग, 2011 के जुलाई और अगस्त में मैं आया तो आपका और पूरा जीवन 6 संघर्षों से ही रहा 6 है। महीना रहा। अब 6 महीना खोजने में लगा। यहाँ आके जब मैं मुखर्जी नगर में आया तो मुखर्जी नगर के आस-पास में मुखर्जी नगर है, इंदिरा विहार है, गांधी विहार है, आपका परमानंद कॉलोनी है, इंदिरा विकास है। ये सारे जो है ना, ये महँगा इलाका है। जी, लेकिन वहीं से थोड़ा हट के चले जाइए, जी, तो वजीराबाद है, गोपालपुर है, जी। ये थोड़ा सस्ता इलाका पड़ता है। उस समय के इन लोग से थोड़ा-सा सस्ता इलाका था। हाँ जी, तो हम वहाँ गए, गोपालपुर में गए और गोपालपुर में ही रहे। तो सबसे पहली परेशानी मार्गदर्शन, दूसरा परेशानी कि मुखर्जी नगर में आने के बाद ये कंडीशन आर्थिक स्थिति हुँ, जो हमें अलाउ नहीं कर रहा था कि आप मुखर्जी नगर में प्रॉपर रहें, इंदिरा विहार में रहें, गांधी विहार में रहें, नेहरू विहार में रहें, इंदिरा विकास में रहें, परमानंद कॉलोनी में रहें। तो परेशानी मुझे रूम खोजने में हुआ। देन गाइडेंस नहीं था, तो किताब सेलेक्ट करने में परेशानी आई। आज मैं जिस किताब को ले लिया, अब मैं एक छोटी-सी बात बता दूँ कि मैं 2011 में आया और 13 तक आते-आते मेरे पास 3 भारत था, जबकि भारत ईयरली आता है। अब एक छोटी-सी कहानी, 2011 में आया तो किताब के दुकान पे गया तो 1 भारत मिल गया, तो उसे ले लिया। फिर 2-3 महीने बाद फरवरी में 1 भारत 2012 आ गया, जी, उसे ले लिया और फिर अगले साल 2013 में 1 भारत आया तो उसे ले लिया। इसलिए 1.5 साल में 3 भारत। 3 बार। भारत एक आती है, वो बुक मेरे पास होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो भारत की किताब में भारत ये रहा इस साइड में। ये भारत में जब लिया था, वो यहाँ से दिखा रहा हूँ, निकल जा भाई। तो ये भारत देखिए, ये 14 की भारत है। तो ये भारत मेरे पास होता है 11 का भारत, 12 का भारत और 13 और 1.5 साल में भारत। हाँ जी, जबकि इसका उपयोग तब है जब आप जिस साल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस साल। जी, ये उदाहरण आपके सामने है कि जिस साल एग्ज़ाम देना था, हुँ, उस साल आप भारत लेते हैं। जी। तो भारत 1.5 साल में 3 भारत। तो ये मुख्य-मुख्य परेशानियाँ था, जो मुझे झेलना पड़ा। अब बात हम करें कि आपने यूपीएससी के एग्ज़ाम भी दिया, संघर्षों से भी जूझे, बट आखिरकार हमारी युवक की जो मेन परेशानी है कि मेहनत तो सब करते हैं, सफलता किसे मिलती है, वो तो भगवान का खेल है और आपकी परिश्रम भी करने की एक होती है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं उसे पाने के लिए। मेहनत हर इंसान करता है, मगर सफलता किन्हीं को ही मिलती है। तो इसके पीछे आप क्या कह सकते हैं कि मतलब मेहनत तो सब कर रहे हैं, मगर सफलता किसी को मिलती है, जैसे आपने बताया कि आपकी गर्लफ्रेंड जो थी,
जिसका ज़िक्र बहुत लोगों ने किया है, उन्हें सफलता मिल गई यूपीएससी में। उन्हें तीसरी बार में सफलता मिला था। 2 बार में उनका पीटी भी क्वालीफाई नहीं हुआ था अच्छा, अच्छा। और तीसरी बार में उन्होंने पीटी क्वालीफाई किया हाँ जी। और प्रॉपर उनका अच्छा रैंक था हुँ, और मैंने जो बातें करें, देखिए होता क्या है ना कि ये कहा नहीं जा सकता है ना कि किसका होगा, किसका नहीं किसका होगा। नहीं। यूपीएससी में एक चीज़ तो मैं बता दूँ कि आप सही डायरेक्शन, सही मार्गदर्शन, सही अप्रोच और सही गाइडेंस मतलब साधन के साथ आप तैयारी करेंगे, जी। तो आप मेधावी नहीं भी हैं तो सिलेक्शन ले लेंगे। हुँ, आप मेधावी हैं, टॉपर हैं या खूब ब्रिलियंट था आपके माइंड में, लेकिन आपके पास डायरेक्शन नहीं है, सही साधन नहीं है, सही सोच नहीं है, तो आप सफल नहीं हो पाएँगे। ये यूपीएससी का है और लक एक फैक्टर होता है। मैं अपनी तैयारी के दरमियान 2015 में जब मैं पहली बार मेंस देने गया तो मेरी माताजी एक्सपायर कर गई, तो वो कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस रहा। 1 साल जैसे संभला 2017-16 में मतलब 16 था, 17 में गर्लफ्रेंड का हो गया, हुँ। तो कहीं न कहीं वो भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब किया इस बात को लेकर। अब फिर मैं उसके बाद संभला, हुँ, तो पारिवारिक स्थिति और बैकग्राउंड ऐसा था कि वो अलाउ नहीं कर रहा था कि आप आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखें। क्योंकि परिवार को भी देखना था 2011 से लेके 2017 तक। एक निम्न वर्गीय परिवार का लड़का अगर दिल्ली के मुखर्जी नगर जैसे शहर में रह रहा है, हुँ। तो समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन है। तो पारिवारिक दबाव आने लगा तो फिर मैं रुझान किसी और की तरफ करने लगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं और आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे? फ्यूचर प्लान्स तो मेरा क्लियर है और स्पष्ट है। जब से वीडियो लोगों ने देखा है, लोगों ने मुझे प्यार किया है, दिया है, तो मुझे लगता है कि जो मेरी कमी है, जिस कारण से मैं असफल हो गया, हुँ, उस असफलता की कहानी किसी और को ना दोहराने दूँ। जैसे आप भी युवा हैं, हाँ जी। कई लोग मेरे से जुड़े वो भी युवा हैं, तो जो भी युवा चाहते हैं कि मैं आईएएस की तैयारी करूँ, तो मैं उन्हें ये तो नहीं कहूँगा कि मैं आप आईएएस बनें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो-जो गलती मैंने किया वो गलती आप ना करें और आपकी कहानी मेरी कहानी ना बने। मैं यूपीएससी का एक इतिहास हूँ। इतिहास इस सेंस में कि इतिहास क्या कहता है कि अतीत की गलतियों से शिक्षा लीजिए, वर्तमान में उसका सुधार करिए और भविष्य का बेहतर निर्माण करिए। तो यूपीएससी की दुनिया का मैं इतिहास हूँ, हाँ जी। जो मैं तैयारी किया, हुँ, पीटी दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया और फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। जी। तो मैंने कुछ गलती किया। सब देखिए, सब हालात, सब परिस्थिति एक जगह, लेकिन मेरी गलती की वजह से मैं सिलेक्शन नहीं लिया। तो वो गलती आने वाले जो भी भाई-बहन हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, वो ना करें और उनकी कहानी हरिंदर की कहानी ना बने, ये मेरा है। मैं एक कोचिंग्स में पढ़ा रहा हूँ, एक मेरा छोटा-सा यूट्यूब चैनल भी है जी। आईएएस मेंटर विथ एच पांडे के नाम से, वहाँ भी मैं बता रहा हूँ। एक शायरी बोल दूँ? हाँ जी, बिल्कुल। होता है तस्क और तस्वीर में, कुछ फ़र्क होता है खुदा और भगवान में, चाहो ना समझ लेना, तो बेहतर है कुछ तुम्हारे नसीब में। वाह, वाह, वाह! बहुत, तो बहुत इसी शानदार। शुभकामनाओं के साथ जी, आप भी आगे बढ़ें जी, और मेरी कहानी रहे। कोशिश करें कि मेरी कहानी किसी और की ना बने। जी, यूपीएससी होना ना होना अलग बात है। आज मैं अपने लाइफ़ में बहुत खुश हूँ, जी, बहुत अच्छा हूँ और जो हूँ आपके सामने हूँ। जी। मुझे आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा।